नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर के क्या अब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? उधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बैठक में क्या कुछ रहा खास? बिहार में कैसी बनी शराब मौत का कारण? और इसके साथ देश की राजधानी दिल्ली में क्या है तेजाब कांड? और मुख्तार अंसारी के पेशी में आखिर क्या रहा खास? इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हर खबर पर देंगे अपडेट। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल तवांग में जिस तरीके से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई है, उसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में इस झड़प को लेकर के सियासी रोटियां सेकी जा रही क्या? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई भारत और चीन सेना की झड़प को लेकर आज फिर संसद में गर्माहट का माहौल दिखा। लोकसभा में यह हंगामा जमकर हुआ तो वहीं राज्यसभा में चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एमडीएमके, सीपीआई, जेडीयू, डीएमके, टीएमसी और टीडीपी समेत अन्य विपक्षी दलों के सांसद शामिल रहे। कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग की। कांग्रेस ने भी भारत चीन सैनिकों की झड़प पर विपक्षी दलों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तवांग पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों के साथ उन्होंने चर्चा की। वहीं भारत और चीन सैनिकों की झड़प का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये वीडियो 9 दिसंबर को हुई झड़प का है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हुई ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से 2024 के लेकर सभी सांसदों के साथ में बैठक की है। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से 2024 के चुनावों को देखते हुए रणनीतियां जो है भारतीय जनता पार्टी अभी से बनाना शुरू कर दी है और रणनीति में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से सांसदों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्ता कर रहे थे और सांसदों को धन्यवाद देते हुए कह रहे थे कि जिस तरीके से गुजरात में जीत हुई है उसको देखते हुए गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पटेल को भी धन्यवाद दिया है। उसमें साफ साफ कहा कि जिस तरीके से सी आर पटेल ने गुजरात के लिए कार्य किया और गुजरात की जनता को जो है ऐतिहासिक जीत दिलाई और साथ ही उसमें कहना है कि जो कार्यकर्ता उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सी आर पटेल जो है संगठन के लिए कार्य करते हैं और ना ही वो किसी नेता के साथ में अपना फोटो क्लिक कराते हैं। जिस तरीके से सी आर पटेल को जो है उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात की जीत की हकदार जो है सिर्फ मैं ही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी उन्होंने जीत की बधाई दी और साथ ही कहा कि जिस तरीके से संगठन के लिए तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत हुई है तो उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी गुजरात की जनता को धन्यवाद कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे कार्य कर रही है तो वहाँ सांसदों के साथ में आज वार्ता करते हुए कहा कि 2024 में भी दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी। वहीं संगठन के लिए सी आर पटेल काफी कार्य कर रहे थे, उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनकी काफी तारीफ भी की सभी सांसदों के साथ में और सांसदों को अपना जो है मूल मंत्र भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत है उस जीत की जो है खुशी है वो काफी खुशी के नजर आए और साथ ही उन्होंने जो है गर्मजोशी में सभी सांसदों को धन्यवाद किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी की जीत गुजरात में हुई तो उसी को देखते 2024 की तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर दिया। तमाम वहां पर सांसद और तमाम मंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और साथ ही कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है वो जन जन के बीच में पहुंचा है। सभी सांसदों से कहा है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो है सभी लोगों से जो है बातचीत करें और सभी से अभी से संवाद करना शुरू कर दें, क्योंकि जिस 2024 का चुनाव जो है नजदीक आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है दोबारा से जीत हासिल करनी पड़ेगी। कैमरामैन निकांत के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। भारत और चीन के बीच हुई झड़प को लेकर के विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और इसी आक्रामक रुख के बीच में आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर विपक्ष एकजुट हुआ और एक बैठक की। बैठक में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धीर राजपूत। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक में आपको बता दें कि कई पार्टियां इसमें शामिल हुई, जिसमें मोदी सरकार को संसद में किस तरीके से घेरा जाए और भारत चीन तनाव को लेकर के किस तरीके से चर्चा हो, इस पर काफी चर्चा हुई। वहीं आपको बता दें कि
इसमें 17 दलों के नेता शामिल हुए। आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और केसीआर की बीआरएस ने भी शिरकत की। इस तरह से संसद में 17 विपक्षी दलों ने बैठक कर मंथन किया और एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में 17 दलों के नेताओं ने शिरकत की और जिसमें डीएमके, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, सीपीएम, सीपीआई, जेडीयू, एनसीपी, वीसीके, मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, एआईडीयूएफ, एमडीएमके, आरएलडी, आरजेडी, केसीआर और आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जो है 3 दल जो है जिनको न्योता नहीं दिया गया, जिनको नहीं बुलाया गया, मल्लिकार्जुन की अगुवाई में ये बैठक हुई। इस बैठक में बसपा, टीएमसी और बीजेडी जैसे विपक्षी दलों को न्योता नहीं भेजा गया, क्योंकि इस तीनों दलों के नेताओं को जो है इस तरीके से बैठक में नहीं बुलाया गया। उसकी जो वजह थी वो पहले कांग्रेस की बैठक में शामिल होते रहे हैं, लेकिन पिछले 3 संसद सत्रों से खुद को अलग कर रखकर चल रही है। बसपा शुरू से ही विपक्षी दलों की बैठक से अपने आप को दूर किए हुए है कि अगुवाई वाली किसी बैठक में शिरकत करती है, न ही तीसरे मोर्चे की मीटिंग में जाती है। बीजेडी भले ही विपक्ष में है लेकिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ खड़ी रहती है, इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इन तीनों ही दलों को बैठक में नहीं बुलाया। लेकिन जिस तरीके से आज जो बैठक हुई उसमें भारत चीन तनाव के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए जो रणनीति बनाई गई, इसकी जो वजह है वो साफ है कि विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि संसद में भारत चीन तनाव मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा। विपक्ष सरकार से भी अपनी सभी प्रकार के जवाब की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिल रहा है जिससे विपक्ष संतुष्ट हो सके। ऐसे में सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, सरकार से किस तरीके से जवाब लिया जाए, इस पर इस बैठक में चर्चा हुई और अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि विपक्ष किस तरीके से संसद में इस मुद्दे को उठाता है और क्या इसमें आगे निकल करके आता है। कैमरामैन निशांत के साथ धीराज, इंडिया वॉइस। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल आज आपा खो बैठे और जिसके बाद अब बिहार में सियासत गरमाई हुई है। क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से बिहार के मुख्यमंत्री को अपना आपा खो बैठना पड़ा, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। जी हां, बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों ने फिर से जान गंवा दी है और वहीं इस मामले को लेकर आज बिहार विधानसभा में भी खूब हंगामा बरपा। बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी आग बबूला होते नजर आए। जी हां, विधानसभा में नेता विपक्ष संजय सिन्हा ने सरकार से इस मुद्दे को लेकर सवाल करना चाहा तो सीएम नीतीश कुमार तलमला उठे और उन्होंने बीजेपी विधायकों को धमकाने की बात कही, उनको बर्बाद करने की बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब बीजेपी सरकार में थी, सत्ता में थी, तब उन्होंने शराबबंदी का समर्थन किया था, लेकिन अब जब विपक्ष में है तो वो क्यों शराबबंदी के समर्थन में नहीं है, क्यों इस पर सवाल उठा रहे हैं, ये सही नहीं है। वहीं विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने छपरा की घटना को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार की घेराबंदी की है। और इस मामले को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री है तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हमने हमेशा से शराबबंदी प्रतिबंध का समर्थन किया, तब भी जब हमारे विपक्ष में रहते प्रतिबंध का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन पूरी तरह से विफल रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जब जो दल है, राजनीतिक दल, जब वो सत्ता में होते हैं तब शराबबंदी को लेकर नए नए कानून बनाते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता जिससे कि शराबबंदी पूरी तरह से कारगर साबित हो, प्रदेश में लोगों को जान न गंवानी पड़े। कैमरामैन शांकी के साथ मैं पूजा झा। देश की राजधानी दिल्ली में मनचलों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के द्वारका में मनचलों का एक काला कारनामा सामने आया है, जिस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल शर्मा। कभी तंदूर कांड, कभी निर्भया कांड को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली दिल्ली इस बार फिर दहली है एक तेजाब कांड से। वारदात हुई है दिल्ली के द्वारिका इलाके में, जहां 12वीं कक्षा की छात्रा को सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते वक्त बाइक सवार 2 युवकों में से एक तेजाब डालकर जलाने की कोशिश करता है। गंभीर हालत में छात्रा को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि एक आरोपी को पुलिस ने
हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को उस घटना से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है और ना ही ये साफ हुआ है कि ये वारदात करने वाले लोग कौन थे, इस वारदात की वजह क्या थी और क्या आरोपी लड़की को जानते थे और किस रंजिश की वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। इन तमाम सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में आज भी महफूज नहीं है लड़कियां। कैमरा पर्सन निकांत गुप्ता के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। माफिया मुख्तार अंसार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच प्रयागराज हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को लेकर के क्या बड़ा फैसला किया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शुएब रिजवी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब एक नई मुसीबत उनके सामने आ चुकी है। ईडी ने आज बाकायदा उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की रिमांड पर दिया है। तो कह सकते हैं कि इस 10 दिनों में ईडी बाकायदा उनसे पूछताछ करेगी। पिछले कुछ दिनों में लगातार ईडी ने न सिर्फ मुख्तार अंसारी से बल्कि उनके परिवार के अलग अलग सदस्यों से पूछताछ की थी। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी, उनसे पूछताछ की थी। फिर उसके बाद उन्हें जेल भेजा था, उनके साले से पूछताछ की थी। लेकिन अब कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी भी अब कहीं ना कहीं ईडी के राडार पे आ चुके हैं। आज से जब उनकी रिमांड शुरू होगी तो 23 तारीख तक उन्हें उनके ईडी की कस्टडी में रहना होगा और इस दौरान उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। ईडी दफ्तर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी लगाए गए। कोर्ट ने भी इस तरह का डायरेक्शन दिया है क्योंकि उनको सुरक्षा मिली हुई है, तो इसलिए तो सुरक्षा के मुकम्मल इंतज़ाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार मुख्तार अंसारी परिवार पर अपना शिकंजा कस रही है, अलग अलग मामलों में जांच की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ईडी का जो मामला लंबे समय से चल रहा था, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, अब चार्जशीट दाखिल करने का भी समय आ चुका है। ऐसे में जब फाइनल चार्जशीट बनेगी तो मुख्तार अंसारी से जो बातचीत होगी, उसके बाद जो फाइनल नतीजे आएंगे वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट आगे तय करेगा कि इस मामले में उनके साथ क्या बर्ताव किया जाए। शरीर इंडिया वाइज प्रयागराज। देहरादून के वन विभाग की जमीन पर अवैध धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में अवैध मजारों पर प्रशासन का चाबुक चला है। क्या है खबर, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। राजधानी देहरादून में वन विभाग की जमीनों पर बनी अवैध मजारों को तोड़ने का काम विभाग की तरफ से किया गया। देहरादून में 17 मजारों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 मजारों पर ये कह सकते हैं भूमिधरी के अधिकार जो कागज थे उसको दिखाने का काम किया गया। उसके बाद 15 ऐसी मजारों को तोड़ने का काम यहाँ पर किया गया जो अवैध रूप से बनाई गई थी। विभाग की तरफ से लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है और निर्देशित किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जनपदों के डिफोज को भी कहा दिया गया कि उनके वन विभाग की जो रेंज है, सारी वन विभाग की जमीन है, वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, चाहे मकानों का हो या धार्मिक स्थलों के नाम पर हो रहा हो, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। पहले उनका चिन्हीकरण होगा और उसके बाद उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। वन विभाग नहीं चाहेगा किसी भी सूरत में वन विभाग की जमीन पर कब्जा हो। ऐसे में शुरुआत राजधानी देहरादून से हो चुकी है। आने वाले दिनों में अन्य जनपदों में भी इस तरह की कार्रवाई शुरू होगी। कैमरामैन हसनैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अंकिता भंडारी केस का आरोपी पुलकित आर्य के पिता डॉक्टर विनोद आर्य पर भी एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उनके ड्राइवर ने ही उन पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित के पिता और राज्य सरकार में पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के ड्राइवर ने अब एक नया विवाद खड़ा किया है। उसका कहना है कि विनोद आर्य उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश किया करते थे। उसका ये भी कहना है कि जब से वो नौकरी पर आया है तभी से उसके साथ विनोद आर्य द्वारा गलत व्यवहार किया जाता रहा है, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ड्राइवर को कोर्ट में पेश कर उसके बयान दर्ज करे जा रहे हैं। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एक मंद बुद्धि व्यक्ति ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि अब क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में एक मासूम बच्चे की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दरअसल आपको बता दूं, थाना खानपुर क्षेत्र के एक गांव में आज सुबह 2 साल का मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। तभी एक गांव का युवक बच्चे को ले गया और खेत में ले जाकर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था और मंदबुद्धि भी बताया जा रहा है, जिसके बाद गाँव के लोगों ने युवक की पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और वहीं मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी ने बताया है इस मामले में परिवार की तहरीर पर खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। फिरोजाबाद में सवारियों से भरी एक बस डीसीएम से जा टकराई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल कुमार। और डीसीएम की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना फिरोजाबाद के नगला खंगर क्षेत्र की है, जहां एक्सप्रेस वे पर लुधियाना से रायबरेली जा रही बस और डीसीएम की भिड़ंत हो गई, जिसमें डीसीएम में सवार लगभग 45 लोगों में से 22 लोग घायल हो गए, वहीं 6 की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को नज़दीकी जिला में भेज दिया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पूरी घटना बताई जा रही है जिस तरीके से, तो प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार के कहर की वजह से 6 जिंदगी की जान चली गई। घटना फिरोजाबाद के नगला खंगर क्षेत्र की है। फिरोजाबाद से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। हापुड़ में शराब के ठेकेदारों से रिश्वत लेते हुए एक आबकारी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। मेरठ शाही एंटी करप्शन की टीम ने हापुड़ में आबकारी विभाग में तैनात भ्रष्ट आबकारी इंस्पेक्टर को किया है गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें, आबकारी विभाग के गढ़ इंस्पेक्टर आशुतोष दुबे को मेरठ शाही एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आबकारी इंस्पेक्टर आशुतोष दुबे लगातार एक ठेके मालिक से पैसे की डिमांड कर रहे थे और पैसे देने का दबाव बना रहे थे, जिसकी शिकायत ठेके मालिक ने एंटी करप्शन विभाग में की। उसके बाद मेरठ शाही एंटी करप्शन टीम ने 65,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आबकारी इंस्पेक्टर आशुतोष दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गढ़ कोतवाली में इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और आबकारी इंस्पेक्टर आशुतोष दुबे को एंटी करप्शन टीम अपने साथ लेकर मेरठ रवाना हो गई है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। उधर बिहार के मोतिहारी में एक दबंग मुखिया की करतूत सामने आई है। जिसने इस करतूत को सुना उसने कहा गजब व्यवस्था है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। दिल्ली चंपारण में एक दबंग मुखिया की मामला सामने आया है। तुरकौलिया के शंकर सरैया मुखिया, एक महिला, पहले मुखिया जी नहीं थे तो ज़मीनों के कारोबारी कर रहे थे। उसके बाद जीतने के बाद ज़मीन खरीदने के लिए एक महिला ने उनको 10 लाख रुपया दिया। मुखिया जी के दौड़ लगाने के बाद गांव में पंचायती बैठा, मुखिया जी ने 10 लाख रुपया का चेक दिया। चेक लेकर बैंक में गए तब बैंक ने उसी को कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद वो न्यायालय में गई। न्यायालय के बाद मुखिया जी के पास नोटिस गया। नोटिस के बाद मुखिया जी द्वारा अपने साथियों के साथ महिला के घर पर पहुंचकर बाहर बुलाकर उसको मारा पीटा गया। उसके बाद मुखिया और उसके पति को बुलाकर अपने घर ले जाकर सादा कागज पर दस्तखत कराया। उसके बाद महिला ने तिरकौलिया थाना को फ़ोन किया। तिरकौलिया थाना में FIR करने के लिए भी दी, लेकिन तिरकौलिया थाना कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद हर जगह, हर थाना में, हर SP DM के पास सूचना दी। सूचना के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसको स्पीड सोर्स नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी स्पीड पोस्ट की, लेकिन अभी तक इस मामला का कोई सुनवाई नहीं। ये महिला जाए तो जाए कहाँ, प्रशासन पर उठ रही है सवाल। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार। यूपी में जब से योगी सरकार बनी है, कहा जाता है कि दबंग और माफियाओं का लगातार खात्मा हो रहा है, लेकिन इस बीच एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और जिस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। नगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में मुखबिर खास की सूचना के बाद आज मीरापुर पुलिस ने सिकंदरपुर गाँव में एक दुकान के अंदर चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान वहां काम कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, ये तीनों आरोपी उस दौरान
अवैध तमंचे बनाने का कार्य कर रहे थे। वहीं छापेमारी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री से 7 तमंचे और लगभग 8 अधबने तमंचे बरामद हुए। वहीं भारी संख्या में तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। आपको बता दें, आरोपियों ने बताया कि वह ऑन डिमांड अवैध तमंचे जो हैं वो बनाते हैं और एक टारगेट को पूरा करने के लिए भारी संख्या में तमंचों का निर्माण कर रहे थे। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। मीरापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद। मेरठ में शुगर मिल न चलने की वजह से किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और आज अपना आक्रोश जाहिर किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। मेरठ में आज किसानों ने गन्ना भुगतान न होने पर मेरठ के मोदीपुर शुगर मिल पर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि मिल के बंद होने के कारण उनका गन्ने का भुगतान नहीं होने के कारण उनके यहाँ पे आर्थिक समस्या खड़ी हो रही है। वहीं गन्ना मिल पे न जाने की वजह से उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है। दरअसल मोदीपुर शुगर मिल में आग लगने के कारण मिल को दोबारा चालू नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों के आगे आर्थिक संकट बना हुआ है। किसानों का कहना है कि मिल में गन्ना देने के बाद भी उनको बकाया जो है वो नहीं मिला और साथ ही साथ जो किसानों को गन्ना पड़ा है वो कहीं और देने के लिए असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने आज मेरठ के जब मोदीपुर शुगर मिल काफ़ी घंटों तक वहाँ पर हंगामा किया। काफ़ी घंटे हंगामा करने के बाद जब कोई भी अधिकारी किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचा तो सैकड़ों किसानों ने मेरठ के नेशनल हाईवे 58 पर जाम लगा दिया और सड़क की जो दोनों तरफ जाम लगाने के बाद लंबी कतार लगी, जिसके बाद वहां पे मौके पे एसडीएम पहुंचे और साथ साथ पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे। उन्होंने किसानों से मन वगैरह करके उनसे मिन्नत करके जाम खुलवाया और कहा कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि हमने अधिकारियों से बात की है और 10 दिन का उन्हें अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन के भीतर किसानों का बकाया है वो दे दिया जाए, साथ साथ मोदीपुर शुगर मिल को जल्दी चालू कर दिया जाएगा। अगर 10 दिन तक उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इंडिया वॉइस से अमित सैनी। उधर संभल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल संभल पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बता चले पूरा मामला जनपद संभल का है। यहाँ पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले उपकरण को भी बरामद कर लिया गया है। उनके पास से जो अवैध शस्त्र बनाने के जो उपकरण सामान थे उन्हें गिरफ्तार करने के बाद में 2 आरोपियों के लिए न्यायालय में पेश किया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीका से अवैध शस्त्र की फैक्ट्री जो उपकरण सामान बरामद किए गए हैं और काफी दिन से शिकायत मिल रही थी कि लगातार की सूचना पर पुलिस ने आज छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग अवैध शस्त्र में ये उपकरण सामान बनाते थे और जो उन्हें पूछताछ के बाद में न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरे सहयोगी प्राणी ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। उधर सीतापुर में हैंडपंप रिबोर को लेकर के एक दलित परिवार पर प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई करने का आरोप सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा। यूपी के सीतापुर में प्रधान के गुर्गे की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रधान का गुर्गा हाथों में असलहा लिए और गाली गलौज कर रहा है। आपको बता दें पूरा मामला देहात कोतवाली की कचनार चौकी का है, जहां पे नर रिबोर को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक के द्वारे पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की। उसी से नाराज प्रधान के गुर्गे ने रात में शराब पीकर शिकायतकर्ता के घर के आगे कई राउंड फायरिंग की और गाली गलौज की। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंचा है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।